हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं बॉटनी का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, जो कि 2022-23 के अंतराल संपन्न हुआ है और यह पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में है। तो ऐसे छात्र छात्राएँ जो इस बार बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में हैं और जिनका एग्ज़ाम एमसीक्यू मोड में होना है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसके पेपर में आने हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने हैं। दूसरी बात, जो भी छात्र छात्राएँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लीजिएगा कंप्लीटली। आज मैं इस पेपर को सॉल्व करा दूंगा, सभी लोग अपना आंसर की मिला लीजिएगा। ये हमारे पास जो पेपर है वो सी पेपर बुकलेट सीरीज़ जो है वो सी का है। आप सबका ए बी सी या डी अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो जितने भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी सेमेस्टर फोर्थ एग्जामिनेशन 2022-23 का ये क्वेश्चन पेपर है। और फोर्थ सेमेस्टर में दोस्तों जो आपकी बॉटनी है उसका पेपर टाइटल है इकोनॉमिक बॉटनी एथेनोमेडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है। 75 क्वेश्चंस यानी कि 75 क्वेश्चंस एमसीक्यू मोड में पूछे गए थे और इसमें से आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था, ठीक है। और सब में यही पूछा जाएगा, 75 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 75 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बाकी डीडी यूनिवर्सिटी में 40 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसका पेपर हल करने का जो आपको टाइम मिलेगा वो 1.5 घंटे में पेपर को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, प्रश्न पुस्तिका में 75 प्रश्न हैं, किन्हीं 50 प्रश्नों की दी गई ओमार पुस्तक पर ही हल करना है, ठीक है। ये आप ज़रूर देख लिया करिए, जब भी पेपर आप दें तो सबसे पहले जो निर्देश दिए रहते हैं उसको पढ़ लीजिए। जैसा कि क्या होता है कि 75 क्वेश्चन है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 75 क्वेश्चंस ही करने होते हैं, यानी कि आपका 1 नंबर का प्रश्न होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में 50 प्रश्न करने रहेंगे, ठीक है। केवल और केवल 50 प्रश्न करने रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, 1.5 नंबर का रहेगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि प्रश्न पुस्तिका में 50 प्रश्न हैं, परीक्षार्थी को किन्हीं 50 प्रश्नों की को दी गई ओएमआर उत्तर पत्रिका पर ही हल करना है। 50 से अधिक प्रश्नों को हल करने की स्थिति में प्रथम 50 प्रश्नों का उत्तर ही मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि अगर आपने 50+ क्वेश्चंस किए हैं तो आपका स्टार्टिंग से यानी फर्स्ट से लेकर के और 50 तक का ही क्वेश्चंस माना जाएगा। बाकी अगर आपने सही किया होगा या गलत किया होगा तो उसको गलत ही माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन यानी पेपर देने जाएंगे तो पेपर में जो निर्देश दिए गए हैं उसको निर्देश आप पढ़ के जरूर दें, पढ़ें तभी आप पेपर हल करें, ओके। चलिए इस पेपर को हल किया जाए। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई, और जो भी हमारे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी यानी एमसीक्यू मोड की तैयारी हमारे इस चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिनका पेपर हो जाए तो क्वेश्चन पेपर आप हमें सेंड कर दिया करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है जिस पे आप क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए, ताकि तुरंत आंसर की आपको प्रदान की जा सके। चलिए पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, दिया गया है द कार्डिक ड्रग यूज इन द मेडिसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट। अपकृष्ट दवा जिसका उपयोग विभिन्न रोगों के निदान में होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। अपकृष्ट दवा दोस्तों एक प्रकार की ऐसी दवा है जो पौधों के द्वारा प्राप्त होती है, और इसमें पौधों के बीज, राइजोम, पत्तियां या पौधों के सभी भाग, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो अपकृष्ट जो दवा हैं वो पौधों के सभी भागों से प्राप्त होती हैं। कुछ पौधे ऐसी होती हैं जिनका जड़ यानी कि जिनकी जो रूट है वो मेडिसिन के यूज में आती है, ठीक है। और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका तना, ठीक है, यानी कि तना जो है उसका उपयोग किया जाता है मेडिसिन में। तो कहने का मतलब यह है अपकृष्ट दवा जिसका उपयोग विभिन्न रोगों के निदान में होता है पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है। तो पौधों के
पत्ती यानी कि पौधों के सभी भाग से प्राप्त होती है। यहाँ पर बीज, राइजोम, पत्तियां नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी। अब बाकी यूनिवर्सिटी क्या मानती है वो उस पर डिपेंड है, लेकिन सही आंसर आपका डी यहाँ पर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका कि ओसिस्मम स्नैकेट किस फैमिली का सदस्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है लेमिएसी, अम्बली फेरी, ब्रेसिकेसी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, ओसिमम स्नैकेट्स लेमेसी फैमिली का सदस्य है। इसीलिए आपका यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पूछा गया था, पेटेंट सुरक्षा देता है, पेटेंट प्रोटेक्ट्स। ठीक है, पेटेंट सुरक्षा देता है। पहला दिया गया डिस्कवरी या इन्वेस्टिगेशन, न्यू इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है इन्वेंशन यानी आविष्कार जिसे कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन भी इसमें ऑप्शन में होना चाहिए लेकिन दिया गया नहीं है। ठीक है, तो पेटेंट सुरक्षा जो देता है वो किससे देता है, खोज से, आविष्कार से, नए आविष्कार से या ए व बी दोनों से। ठीक है, तो आपको बता दें जो पेटेंट है वो सुरक्षा देता है किससे, आविष्कार, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। पेटेंट सुरक्षा देता है किससे, आविष्कार से। ए और बी दोनों नहीं होगा, खोज और आविष्कार इसमें शामिल नहीं है, ओनली आविष्कार। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आते हैं कॉपीराइट, व्यवहारिक ज्ञान, ट्रेड या ट्रेस या फिर सभी। तो दोस्तों बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत केवल और केवल कॉपीराइट आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही है, कॉपीराइट। व्यवहारिक ज्ञान इसमें नहीं होगा, यहाँ पर ट्रेडमार्क होता तो यहाँ पर आल ऑफ दीज हो सकता था, ट्रेडमार्क नहीं है, इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, कॉपीराइट। ओके, बौद्धिक संपदा अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं, कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, दवा का किसी अंग अथवा प्राणी पर प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है। द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एंड ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी दवा का किसी अंग अथवा प्राणी पर प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है, एथेनोलॉजी कहलाता है, एथेनोबॉटनी कहलाता है या फिर फार्मेकोनोसी कहलाता है या फार्मेकोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों 5वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है फार्मेकोलॉजी। दवा का किसी अंग अथवा प्राणी पर प्रभाव का अध्ययन जो है वो फार्मेकोलॉजी कहलाता है। इसीलिए आपका यहाँ पर आपका आंसर जो सही है वो डी नंबर यहाँ पर 5वें का सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सनई का स्रोत, द सोर्स ऑफ सनई इज। ठीक है, सनई का स्रोत पूछा गया है, तो सनई का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, वो होता है क्रोटेलेरिया जूनसिया। ठीक है, यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 6वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ए है। ठीक है, क्रोटेलेरिया जूनसिया। ओके, ये सनई का स्रोत है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7 है, कमर्शियल कोलर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ कोकोनट। औद्योगिक नारियल रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति, अंतः भित्ति या भ्रूणपोष। तो आपको बता दें औद्योगिक नारियल का जो रेशा है दोस्तों वो पौधे के मध्य भित्ति से प्राप्त होता है, यानी 7वें का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य भित्ति करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी लगाया है उनका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको बता दें लगभग जो प्रश्न पूछे गए थे वो मॉडल पेपर से ही पूछे गए हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% आए थे, लेकिन लगभग 40+ क्वेश्चंस जो आए हैं वो मॉडल पेपर से ही आए हैं। 3 मॉडल पेपर दिया गया था, वहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति का जनक। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो है MS स्वामीनाथन। कौन है दोस्तों, MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी छात्र छात्राएँ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ट्राइटिकम एस्टाइवम है द्विगुणित, त्रिगुणित, या फिर चौगुणित या फिर षष्ठगुणित। तो यहाँ पर हेक्सापोलाइड होगा। ठीक है, टाइक्रम एस्टाइवम जो है वो हेक्सापोलाइड है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, षष्ठगुणित। कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पर, षष्ठगुणित। 9वां का आंसर नंबर डी है आपका, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए ये प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, बेबीलोय
1926 के अनुसार प्रचलित फसली पौधा के कुल कितने उत्पत्ति के केंद्र, यानी बेबीलोय के अनुसार उत्पत्ति के कुल कितने केंद्र माने गए हैं? तो बेबीलोय के अनुसार उत्पत्ति के 8 केंद्र माने गए हैं। कितने केंद्र? 8 केंद्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 10वें नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो बहुत ही आसान पूछा गया था, मॉडल पेपर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट प्लांट, यानी कि गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है दक्षिण पश्चिम एशिया या दक्षिणी अमेरिका या ब्राज़ील या अफ्रीका। तो गेहूं की उत्पत्ति का जो केंद्र माना जाता है वो दक्षिण पश्चिम एशिया माना जाता है दोस्तों। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि पूछा गया है, कापर कौन से परिवार से आता है? ठीक है, कायर है या कापर है पता नहीं, इसमें स्पष्ट जो है दिख नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, शायद कायर कौन से परिवार के अंतर्गत आता है? कोलर प्लांट। अच्छा सॉरी, यहाँ पर कोलर प्लांट दिया गया है। कोलर प्लांट बिलोंग टू विच फैमिली? तो कोलर प्लांट जो है वो बिलोंग करता है माफ करेगा एरिकेसी परिवार के संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, एरिकेसी। कोलर प्लांट बिलोंग टू विच फैमिली? तो कोलर प्लांट बिलोंग टू एरिकेसी फैमिली। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि पूछा गया है कि लेमन घास का तेल प्राप्त होता है। लेमन ग्रास ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लेमन ग्रास का तेल प्राप्त होता है। तो लेमन ग्रास का जो तेल प्राप्त होता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पर है साइम्बोफोगन फैक्सियोनेसस। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है 13 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, तारपीन बना होता है। तारपीन इज मेड अप ऑफ कैल्सरीन या फिर सिहोप्रीन, नियोसोप्रीन या आइसोप्रीन। तो तारपीन जो बना होता है वो आइसोप्रीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही है 14 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, पेयर द करेक्ट मैच, यानी सही जोड़ा आपको सुमेलित करना है। पहला दिया गया ड्रग क्लास, यानी दवा का, एक तरफ दवा की श्रेणी दी गई है और एक तरफ दवा, उस दवा के एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो पहला है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड, तो ग्लाइकोसाइड दोस्तों, ग्लाइकोसाइड जो है वो डिस्टिलेशन से संबंधित है, यानी पहले का आपका दूसरा हो जाएगा। और दूसरा बी नंबर दिया गया एल्केलाइड। तो एल्केलाइड का जो संबंध है वो किससे है? बी नंबर का वो है सिनकोना से। किससे? सिनकोना से। यानी कि ए नंबर का बी है, यानी दूसरा है, और बी का कौन सा है? बी का फर्स्ट है। सी नंबर यानी टाइटिन, तो टाइटिन का है तीसरा, यानी अशोका। ठीक है, तीसरा ये एग्जाम्पल है। और चौथा जो आपका हो जाएगा यानी डी नंबर का हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा गम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्रम आया है, क्रम है दोस्तों कौन सा? ए का दूसरा, फिर फर्स्ट, फिर तीसरा और फिर चौथा। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है? ठीक है, ये आपका जो है दूसरा, फर्स्ट, तीसरा और यानी बी नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अंडर द विच टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट रॉयल्टी पेड द बेसिस ऑन द सेल? किस प्रकार के समझौते के तहत बिक्री के आधार पर रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है? तो दोस्तों रॉयल्टी का जो भुगतान किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? वो कॉपीराइट के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि पूछा गया है, अंडर द कॉपीराइट एग्रीमेंट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज कंप्यूट ऑन द बेसिस ऑफ, कॉपीराइट समझौते के तहत रॉयल्टी की राशि की गणना किस आधार पर की जाती है? यानी प्रकाशित पुस्तकों की संख्या पर, बेची गई पुस्तकों की संख्या पर, या फिर प्रकाशित पुस्तक की कुल लागत पर, या ऑप्शन डी दिया गया है बेची गई पुस्तक की कुल विक्रय मूल्य पर। ठीक है, तो आपका जो 17 नंबर प्रश्न है उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी बेची गई पुस्तक के कुल विक्रय मूल्य पर कॉपीराइट समझौते के तहत रॉयल्टी की राशि की जो गणना की जाती है वो बेची गई पुस्तक के कुल विक्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। इसीलिए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर का डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि पूछा गया था कि कपास के बीज से प्राप्त कपास तंतु होता है। कॉटन फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन सीड इज पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड या पॉली एमिनो अम्ल। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है 18 नंबर का
वो है दोस्तों बी नंबर पॉलीसैकेराइड। कपास के बीज से प्राप्त कपास तंतु जो होता है वो पॉलीसैकेराइड से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है 18 नंबर का। इंस्टेंट फेल निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क कार्य दमन तथा तीव्र दर्द से राहत प्रदान करता है? अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन या उपरोक्त सभी? तो इनमें से मस्तिष्क कार्य दमन तथा तीव्र दर्द से यानी दर्द से राहत आपको प्रदान करता है अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन में दोस्तों 20 नंबर प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। यहाँ पर आल ऑफ दीज बहुत लोगों ने लगाया होगा, लेकिन जो इसका सही आंसर है मॉर्फिन है। ठीक है, अफीम, हेरोइन ये सभी जो है मस्तिष्क के कार्य में क्या करते हैं? तीव्रता तो पहुंचाते हैं, यानी कि इस माइंड को घुमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो दर्द से राहत प्रदान करता है वो मॉर्फिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, मॉर्फिन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि इफ्रेडिन की मुख्य औषधीय क्रिया गुर्दा अवरोधक, सूजन अवरोधक, हृदयगत अवरोधक या श्वसनीय अस्थमा? तो दोस्तों इसमें 21 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, श्वसनीय अस्थमा। डेफ्रिन की प्रमुख औषधीय जो क्रिया है वो है श्वसनीय अस्थमा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 22 है झूम कृषि। झूम कृषि है एक प्रकार की जैविक कृषि को झूम कृषि कहा जाता है, या फिर सैलेसियम बर्न कृषि को, या कीटनाशकों तथा सीमित का उपयोग, या रासायनिक खाद की समिति का उपयोग? तो झूम कृषि किसके अंतर्गत आती है? वो सैलस तथा वर्ण कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच पार्ट्स ऑफ द कोकोरस सीड्स? कारकोरस प्रजाति के पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? जाइलम से, फ्लोएम तंतु से, या साहत तंतु से, या उपरोक्त सभी? तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी फ्लोएम से। कारकोरस प्रजाति के पौधे के फ्लोएम तंतु के भाग से जूट प्राप्त होता है, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर से प्राप्त होता है जूट। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सेफ्रॉन बिलोंग टू विच फैमिली? केसर जिसे कहते हैं, केसर किस कुल से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका है अम्बेलिफेरी, या लिलिएसी, या मटेरेसी, या इरिडेसी? तो केसर दोस्तों, केसर संबंधित है इरिडेसी फैमिली से। किस फैमिली से? इरिडेसी फैमिली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, इरिडेसी कुल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल्स शो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज? निम्नलिखित में से कौन सा तेल रेचक गुण प्रदर्शित करता है? रेचक गुण इनमें से कौन सा प्रदर्शित करता है? मूंगफली का तेल, तिल का तेल, अरंडी का तेल, या फिर मकई का तेल? तो दोस्तों रेचक गुण जो प्रदर्शित करता है वो आरंडी का तेल प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा कास्टोर ऑयल। ठीक है, जिसको आरंडी हिंदी में कहते हैं आरंडी का तेल। तो ये एक प्रकार का रेचक गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है 25 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 जो कि पूछा गया एल्केलाइट किस तरह के पदार्थ होते हैं? एल्केलाइट्स किस तरह के पदार्थ होते हैं? अम्लीय, उदासीन, एमिनो, या नाइट्रोजन युक्त? तो दोस्तों एल्केलाइट्स जो हैं वो क्षारीय नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं। क्या हैं? क्षारीय नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा, नाइट्रोजनेसियस पदार्थ हैं ये। ठीक है, नाइट्रोजनेसियस सब्सटेंस है। तो 26 का डी सही है। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया था यहाँ पर कि बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आते हैं पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 27 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो कि पूछा गया है निम्न में से किस पौधे की बंद एवं सूखी कलियाँ सुगंधित तथा स्वादिष्ट होती हैं? 28 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से बताइए कि किस पौधे की बंद एवं सूखी कलियाँ सुगंधित तथा स्वादिष्ट होती हैं। तो दोस्तों इसमें जो है केसर, ठीक है, तो केसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, कोकोरस साइटिवेस। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही आंसर है
सी नंबर होगा। अगर इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, अगर आप सबको इस पर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी है 28 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्राइट से नाइट्रेट के रूप में रूपांतरण में शामिल है। तो नाइट्रोमोनास दिया गया है, ऑप्शन बी है नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन सी है आपका स्यूडोमोनास, या ऑप्शन डी क्या है बैसिलस। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें सही आंसर है नाइट्रोबैक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्राइट से नाइट्रेट के रूपांतरण में शामिल है, तो नाइट्रोबैक्टर शामिल है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, गोभी के खाने योग्य भाग। पूछा गया है कि गोभी का कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है, पत्तियां, तना, फल या तरुण पुष्प कलियां। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा, यहाँ पर आपका डी नंबर सही होगा। तरल पुष्प कलियां जो है गोभी के खाने योग्य भाग हैं। अब पात गोभी की तो पत्तियां खाई जाती है, लेकिन यहाँ पर आप गोभी पूछी गई है तो इसलिए न तना न तो फल, यहाँ पर तरुण पुष्प कलियां यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी नंबर। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भांग के रेशे प्राप्त होते हैं। वो भांग के जो रेशे हैं वो प्राप्त होते हैं। तो भांग के जो रेशे प्राप्त होते हैं दोस्तों वो कैनेबिया सटाइवा से प्राप्त होते हैं। माफ करिएगा, कैनेबिस सटाइवा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन का 31 का बी सही है। आप के रूप में किस प्रकार के फल का उपयोग किया जाता है, 32 नंबर प्रश्न था। तो दोस्तों अनाज के रूप में इसमें से कैरियोप्सिस जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 32 का क्वेश्चन जो है उसका ए सही हो जाएगा। 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है, ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया एम्बिलिका सिनेलिस किस कुल से संबंधित है। तो ये यूफा बीएसी कुल से संबंधित है। किस कुल से, यूफा बीएसी कुल से संबंधित है। 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, जो कि पूछा गया है कि द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ माइजा कम्स फ्रॉम। संसार का सबसे अधिक मक्का कहाँ पर पैदा होता है। तो संसार का सबसे अधिक मक्का जो अमेरिका में होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सबसे ज़्यादा मक्का मतलब जो है पैदावार होता है। ठीक है, डी आंसर सही है 34 नंबर का। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, जो कि पूछा गया है कि पिजन पी किस डाल का सामान्य नाम है। तो पिजन पी जो सामान्य नाम है वो कैजानस कैजान का नाम है। किसका, कैजानस कैजान। ऑप्शन सी यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि पूछा गया है कि कौन सा देश संसार की चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको, क्यूबा को दोस्तों चीनी का कटोरा कहा जाता है। 36 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी एक फल है। तो टमाटर जो है एक प्रकार की सब्जी भी है और फल भी है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा, ए नंबर सही है 37 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछा गया था कोकोनट ऑयल कैन बी क्लासिफाइड एज। नारियल का तेल वर्गीकृत किया गया है। तो नारियल का जो तेल वर्गीकृत किया गया वो सेमी ड्राइंग ऑयल के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, सेमी ड्राइंग ऑयल, यानी कि 38 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 39, जो कि पूछा गया है कि कुरमा लौंग किस परिवार से संबंधित है। फेबिएसी या फिर एस्टेरेसी या फिर जिंजिबेरेसी या फिर बैकरेसी। तो कुरमा लौंग जो है वो संबंधित है जिंजिबेरेसी कुल से। ओके, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, जो कि पूछा गया निम्नलिखित में से अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम। तो अश्वगंधा का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है। तो अश्वगंधा का जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों वो है विदानिया सोमनीफेरा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 40 नंबर का सी नंबर। ओके, आपका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए जिन्होंने सी नंबर लगाया उनका सही आंसर होगा।
41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पादप जाति विलुप्त होने के कगार पर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिग्रेटेड प्लांट स्पेशलिस्ट यानी स्पेसीज, ठीक है, यानी कि विलुप्त प्रजाति होने के कगार पर नहीं है। तो पहला ऑप्शन है एरिका फेलिफेरा, तो ये विलुप्त प्रजाति है। ये हिबिस्कस इंसुलेरिसिस, ये भी एक प्रकार का विलुप्त प्रजाति है। और सी नंबर दिया गया है एरियोकार्पस एगेवाइडस, ठीक है। तो ये तीनों एक प्रकार की क्या हैं दोस्तों, विलुप्त प्रजातियां हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि दिया गया है एजेडिरेक्टा इंडिका। ये है नीम का वनस्पतिक नाम, बोटेनिकल नाम है दोस्तों, ये नीम का बोटेनिकल नाम है। तो नीम जो है ये विलुप्त होने के कगार पर नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है, 41 नंबर प्रश्न का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 42 जो कि पूछा गया था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसीलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। उत्तर प्रदेश जिन्होंने लगाया था उनका रॉन्ग ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, जो कि पूछा गया चिल्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये चिल्का पक्षी जो चिल्का झील है दोस्तों, ठीक है, चिल्का झील के पास ये पक्षी विहार स्थित है। इसीलिए अब ये कहाँ चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में, तो ये भी उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ऐसा जंगल जिसमें धार्मिक कारणों से मनुष्य की आवाजाही प्रतिबंधित होती है वो क्या कहलाते हैं? पवित्र जंगल, मैंग्रोव वन, वनस्पतिक उद्यान या फिर सेंचुरी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पवित्र जंगल। पवित्र जंगल जो है ऐसा जंगल जिसमें धार्मिक कारणों के कारण मनुष्य की आवाजाही प्रतिबंधित होती है, उसको पवित्र जंगल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है 44 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 45 जो कि ये संसार में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन या मैंग्रोव जंगल है, तो पंचवटी या रुद्रसागर या रेणुका। तो यहाँ पर सुंदर वन जो है सबसे बड़ा संसार का मैंग्रोव वन जंगल है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 जो कि पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ आयुष, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा आयुष का घटक नहीं है? ऑप्शन है एलोपैथी, यूनानी या सिद्धा या फिर होम्योपैथी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 46 नंबर का हो जाएगा एलोपैथी। एलोपैथी जो है ये आयुष का घटक नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है 46 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 47 जो कि पूछा गया है, एट द प्रेजेंट अबाउट द 60% ऑफ कल्टिवेटेड लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज डेवलप्ड टू, यानी कि वर्तमान में संसार की लगभग 60% खेती योग्य भूमि समर्पित है, अनाजों को समर्पित है, दाल को, फलियों को या फिर शर्करा को। तो दोस्तों आपको बता दें 65% या 60% संसार के लगभग 60% जो खेती है उस पर सबसे ज़्यादा जो भूमि समर्पित है वो अनाजों को समर्पित है। इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनाजों को लगभग वर्तमान में 60% खेती जो है वो अनाज के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 जो कि पूछा गया, एथेनोबॉटनी शब्द सर्वप्रथम उपयोग किया था। एथेनोबॉटनी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रयोग किया था दोस्तों जॉन डब्ल्यू हाइवर्जर ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है आंसर आपका। एथेनोबॉटनी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? जॉन डब्ल्यू हर्षवर्धन ने किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होगा आप सब में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेट्रोक्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम क्रॉप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेट्रोलियम क्रॉप, ठीक है, अग्रेओ, जेट्रोफा या यूकोबिया या फिर आलू। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, आलू जो है ये पेट्रोलियम फसल नहीं है, पेट्रो फसल नहीं है, ठीक है। पेट्रोलियम फसल यहाँ पर हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया गया है, तो यहाँ पर आलू को ही अलग किया जाएगा, बाकी ये सभी जो है एक प्रकार जेट्रोफा जो है ये बायोडीजल से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, पोटैटो। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, शीशम की लकड़ी किससे प्राप्त होती है? शीशम की लकड़ी किससे प्राप्त होती है? तो डल वर्जी शीशों से प्राप्त होती है। किससे? डल वर्जी शीशों, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। ये शीशम का बोटेनिकल नाम है। क्या है? बोटेनिकल, शीशम का जो बोटेनिकल नाम है वो डल वर्जिया शीशो है,
ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 51 है, सर्पगंधा किससे प्राप्त होता है, पूछा गया है। सर्पगंधा प्राप्त होता है तना से, जड़ से, फल से या फिर पत्ती से। तो दोस्तों सर्पगंधा जो प्राप्त होता है वो जड़ से प्राप्त होता है। किससे? जड़ से प्राप्त होता है, यानी कि रूट से प्राप्त होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 51 का। अगला प्रश्न है, मूंगफली का तेल एक अच्छा स्रोत है ओलिक अम्ल का या फिर पामेटिक अम्ल का, लिनोलोइक अम्ल पर या फिर स्टेरिक अम्ल का। तो मूंगफली का जो तेल है वो सबसे अच्छा जो स्रोत है दोस्तों वो है किसका? पैमेटिक अम्ल का। किसका है दोस्तों? पैमेटिक अम्ल का। ऑप्शन बी यहाँ पर सही, क्योंकि पैमेटिक अम्ल जो इसमें 42% पाया जाता है। और अगर बात किया जाए लिनोलोइक एसिड, तो लिनोलिक एसिड कितना पाया जाता है? 37%। तो सबसे अधिक सर्वाधिक अच्छा स्रोत पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा पैमेटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, चाय और कॉफ़ी को वर्गीकृत किया गया है मादक पेय के आधार पर, अमादक पेय पर या किलोईथी या फिर आसव पेय के आधार पर। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अमादक पेय के आधार पर चाय और कॉफ़ी को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन बी सही है 53 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, जो कि पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रेक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो पेड़ की छाल से दालचीनी प्राप्त होती है। कौन सी? दालचीनी जो है वो पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है 54 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 55 जो कि पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दालों के कारण होती है? दाल के कारण होने वाली बीमारी। तो दाल के कारण जो बीमारी होती है वो है लेथायरिज्म। लेथायरिज्म जो है वो दाल की कमी के कारण दाल से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, अनीमा जो अनाज है वो किस परिवार से संबंधित है? तो अनाज किस परिवार के अंतर्गत आता है? अनाज आता है दोस्तों पोएसी कुल के अंतर्गत, यानी कि ये घास है परिवार का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। 56 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोएसी। 57 नंबर प्रश्न है, किस पौधे को रबर का पौधा कहा जाता है? रबर का पौधा किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा हैवैया ब्रिजिलियसिस को रबर का पौधा कहा जाता है। ये रबर का बोटेनिकल नाम है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 जो कि पूछा गया है, गुलाब के पौधे किस भाग से तैयार किए जाते हैं? द कल्टिवेशन ऑफ रोज प्लांट इज डन बाई विच पार्ट? बीज, जड़, तना या फिर पत्ती। तो तना को काट करके गुलाब का दूसरा नया पौधा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, स्टीम। ओके। अगला प्रश्न है 59 नंबर जो कि पूछा गया है था कि वह पौधा जिस पर सर्वाधिक औषधीय अनुसंधान हुआ है, इनमें से वो कौन सा पौधा है जिस पर ज़्यादा औषधीय अनुसंधान हुआ, यानी औषधीय अनुसंधान में इसकी खोज की गई है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों 59 नंबर में वो तुलसी। ऑप्शन नंबर डी मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे हिसाब से डी सही है। अब यूनिवर्सिटी क्या इसको मान रही है, ये थोड़ा सा डाउट का विषय है 59 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका जो सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए वो तुलसी है। ठीक है, तुलसी पर सर्वाधिक, यानी कि जो प्राचीन काल से तुलसी का सर्वाधिक उपयोग हुआ है, औषधि के रूप में भी इसका उपयोग हुआ है, तो इस पर ज़्यादातर औषधीय अनुसंधान हुआ है। तो तुलसी ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ओके। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका जो करेक्ट आंसर है वह देखूंगा, उसका प्रयास करूंगा आंसर देने का। 60 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी में उपयोग में आने वाला भाग। हल्दी का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो हल्दी जो है जड़, हल्दी, अदरक, इनका जो है जड़ जो है सबसे उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर, रूट। ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 है, गिलोय के नाम से जाना जाता है। अब गिलोय के नाम से, अब गिलोय का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है। तो गिलोय का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है टेनिसोफोरा। टेनोस्पोरा जो है ये गिलोय का दूसरा नाम है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 61 नंबर का सही आंसर बी, ये बोटेनिकल नाम है गिलोय का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, व्यावसायिक जूट के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? द कॉमर्शियल जूट फाइबर आर। कॉमर्शियल जूट फाइबर प्राप्त होते हैं जाइलम फाइबर से, या फिर जो है बेस्ट फाइबर से, या सतही फाइबर से, या इंटरजलरी फाइबर से। तो आपको बता दें दोस्तों इसमें सही आंसर आपका बी है, बेस्ट फाइबर। ठीक है, बेस्ट फाइबर
को काम व्यावसायिक रूट के जो जैसे रेसे प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, वेस्ट फाइबर से प्राप्त होते हैं। बी नंबर आपका सही है। 62 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, नेम ऑफ द नॉन एल्कोहलिक बिरेंस, अल्कोहल मुक्त पेय पदार्थ इनमें से कौन सा है, चाय, कॉफ़ी, कोका या सभी। तो इनमें से सभी जो है एल्कोहल मुक्त पेय पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का मुख्य चाय उत्पादक राज्य, भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर पाई जाती है, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या असम। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है कहाँ पर, असम में चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 जो कि पूछा गया था, आरंडी का तेल प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। तो आरंडी का जो तेल प्राप्त होता है दोस्तों वो प्राप्त होता है रिसिनस से, किससे, रिसिनस से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, रिसिनस के मोनोमर से ये प्राप्त होता है। ओके, तो ऑप्शन बी 65 नंबर का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, फलों तथा सब्जियों में विभिन्न प्रकार के रंगों के लिए निम्न में से कौन सा पादप रसायन जिम्मेदार है। तो इनमें से कौन सा पादप रसायन जिम्मेदार है, ठीक है, ये पूछा गया है 66 नंबर क्वेश्चन। तो 66 नंबर क्वेश्चन में जो सबसे जो सही आंसर है वो है कैरोडेराटाइड्स, ठीक है, राइट्स, कैरोटेराइड्स जो है ये जिम्मेदार है, ये एक प्रकार का रसायन है जो फलों तथा सब्जियों में विभिन्न प्रकार के रंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है कि वास्का नामक दवा यानी द ड्रग ऑफ वास्का यूज इन द लंग ट्रोबिलस ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वास्का नामक दवा जिसे फेफड़े के रोगों में उपयोग किया जाता है वो प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त किससे होती है आपको बताना है इसमें। 67 नंबर क्वेश्चन, तो ये प्राप्त होता है एट्रोफा वेल्डोना से, किससे प्राप्त होता है, एट्रोफा वेल्डोना से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए, वेल्डोना, एट्रोफा वेल्डोना जो है फेफड़ा संबंधित है। बी ऑप्शन देखते हैं, एरिटोड़ा वासिका, ये संबंधित है किससे दोस्तों, ये खांसी और श्वसन की क्रिया में दवाई जो है वो प्रयोग में ले जाती है। ऑप्शन सी है एलोए, एलोए जिसे एलोए यानी एलोवेरा, एलोवेरा का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, ज़्यादातर बालों में, चेहरे पर लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, या और बहुत प्रकार की मेडिसिन बनती है। तो यहाँ पर वास्का नामक फेफड़े में एट्रोफा वेल्डोना का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है 67 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 68 है जो कि पूछा गया है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों से प्राप्त औषधियों का अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसल्टेड विथ मेडिसिनल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड अदर सोर्स, ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के प्राप्त औषधियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो इसका अध्ययन दोस्तों किसके अंतर्गत किया जाता है, वो फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत किया जाता है, फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत जीव पौधों तथा औषधियों, पौधों से जो प्राप्त औषधि है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, 69 नंबर क्वेश्चन जो कि है, अदरक में खाने व औषधि उपयोग में आने वाला भाग। तो जड़ का उपयोग किया जाता है दोस्तों, अदरक का खाने के लिए जड़ का प्रयोग या औषधि में इसका प्रयोग किया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही है आपका जड़। अगला प्रश्न देखिए, 70 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत है। तो मानव के लिए महत्वपूर्ण का भोजन का सबसे स्रोत जो है वो अनाज, सबसे सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट है वो अनाज है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 70 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 71 है, सिद्धा भारतीय आयुर्वेद में कहाँ से लिया गया है। सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम तमिल संस्कृति, बंगाली संस्कृति, पंजाबी संस्कृति या नॉर्थ ईस्ट संस्कृति। तो सिद्धा भारतीय आयुर्वेद से लिया गया, वो तमिल संस्कृति से लिया गया। किससे, तमिल संस्कृति से लिया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, तमिल कल्चर, ओके। क्वेश्चन नंबर 72 है, बेल के पौधे का वनस्पतिक नाम, बेल के पौधे का वनस्पतिक नाम पूछा गया। तो बेल के पौधे का जो वनस्पतिक नाम है वो है एजील मारमलोस,
एजीज मार्मलोज जो है ये बेल का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 जो कि पूछा गया था, किस पौधे को बायोडीजल प्लांट के नाम से आप जानते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैट्रोफा। जैट्रोफा को बायोडीजल प्लांट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 73 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा रसायन नीम की पत्तियों में उपस्थित होता है? कौन सा रसायन नीम की पत्तियों में उपस्थित होता है? तो नीम की पत्तियों में जो उपस्थित होता है दोस्तों, ये सभी नीम की पत्तियों में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि निम्बेस्ट्रोल, निम्बिन और क्यूरेस्टिन, ये सभी जो है नीम की पत्ती में उपस्थित होते हैं। इसीलिए 74 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से नीम का वनस्पतिक नाम। नीम का वनस्पतिक नाम कौन सा है? तो दोस्तों नीम का जो वनस्पतिक नाम है वो है आजादरिक्ता इंडिका। आजादरिक्ता इंडिका है ये नीम का वनस्पतिक नाम है। और इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि विलुप्त होने वाली प्रजाति। तो जिनको नीम का वनस्पतिक नाम पता होगा, बोटेनिकल नेम पता होगा, उन्होंने इसका सही आंसर किया होगा। ठीक है, तो सही आंसर आपका ए नंबर है। आजादरिक्ता इंडिका जो है ये नीम का वनस्पतिक नाम है। इसलिए 75 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 50 क्वेश्चन का आपको आंसर करना था। ठीक है, केवल और केवल 50 प्रश्न हल करने थे। जिन्होंने 50 प्रश्न में से, अब प्रश्न ये आता है कि कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो 75 नंबर में से दोस्तों आपको आने चाहिए 25 नंबर। 25 नंबर पास होने के लिए लगभग समथिंग 23 नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो 1.5 नंबर का प्रश्न है, जिनका लगभग 20 प्रश्न सही है, इनमें से उनका करेक्टर जो है वो पास हो जाएंगे। लेकिन मुझे विश्वास ये है कि जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे मॉडल पेपर को तैयार किए होंगे, उनका लगभग 40+ क्वेश्चन हल हुआ होगा। ओके, तो इन प्रश्नों को जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। सेम प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। DDU यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों वहाँ भी इम्पॉर्टेंट है ये। और जिनका यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और तैयार करके जाइएगा, ये सभी आएंगे। और जो भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के यानी कि विश्वविद्यालय के हमारे छात्र छात्रा आ रहे होंगे, उन्होंने जितने भी प्रश्न हल किए हैं उनका आंसर की मैंने पूर्णतः अपलोड कर दिया। आप सब लोग अपनी चेक कर लीजिएगा। एक आध दो प्रश्न हो सकते हैं पूरक प्रश्न के रूप में मिले, जिनका आंसर कई प्रश्नों पे डाउट होता है, वो यूनिवर्सिटी पूरक प्रश्न डाल देती है ताकि सभी जो है पूर्णांक को ना प्राप्त कर सकें, तो वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होती है। ठीक है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट थे, जो भी आपके आंसर्स थे, वो मैंने बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। ठीक है, तो आप सभी को अगर किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। प्रयास रहेगा आपके कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आप सब लोग जूलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ की भी क्लास आपको दी जाएगी MCQ मोड में, जो हाल ही स्टार्ट हो जाएगी। और जूलॉजी का एक मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया, वो मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिएगा। या जूलॉजी का नेक्स्ट मॉडल पेपर कल की क्लास में मैं आपको देने वाला हूँ। 2 मॉडल पेपर करा दूंगा, वहीं से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करिए। और जो भी हमारे मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।